हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम पॉलिटी के सीरीज संपूर्ण पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और इसी क्रम में आगे हम आज देख रहे थे उद्देशिका प्रस्तावना, जो कि हम सेकेंड लेक्चर होगा। एक लेक्चर हम और देख चुके हैं, सेकेंड लेक्चर अपलोड किए थे लेकिन वो सही से हमको नहीं लगा, तो फिर से हम बना रहे हैं, तो आप लोग आज देखेंगे। जैसा कि हमने बताए थे, उद्देशिका के तत्व बताए थे। उद्देशिका के तत्व जो है सो हम 4 भाग में डिवाइड किए थे। पहला था भारत के संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत किस में है, ये बताए थे, क्योंकि हम भारत के लोग में हैं। दूसरा बताए थे संविधान के स्वीकार किए जाने की तिथि 26 नवंबर 1949 था। फिर था संविधान या राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो हमारा स्वरूप कैसा है, यानी कि ये संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये सब क्या है, एक स्वरूप है, ऐसा नेचर होना चाहिए। फिर संविधान का उद्देश्य क्या था, न्याय दिलवाना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सभी को बारे में हम देखे थे। आज इसी क्रम में हम चलेंगे, संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत के बारे में देखेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग ये नया आए हैं, जो मेरे चैनल पे व्यूअर हैं, वो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और ये आप लोग को कहीं भी नोट खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद का नोट बना रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। लेक्चर नंबर 17 लेक्चर है ये, तो लेक्चर 17 है। हम देखेंगे हेडिंग क्या है। 1 नंबर पे देखेंगे, 1 नंबर पे क्या देखेंगे, उद्देशिका के तत्व या घटक। इसमें हम क्या देखेंगे, संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत। तो संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है। देखिए, हम जब उद्देशिका पढ़ते हैं, उद्देशिका का मतलब हम बताए थे प्रस्तावना, यानी कि हमारा संविधान बनने से पहले ये बना था। उद्देश्य का प्रस्ताव लाने का मतलब ये था कि हम जो संविधान सभा जो गठित किए थे हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो इसमें एक रूप देखना चाह रहे थे कि कैसे संविधान का निर्माण करना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं, जैसे फिल्म उलिम होता है, फिल्म को रिलीज़ करने से पहले एक ट्रेलर निकालते हैं। ट्रेलर मतलब क्या, वो ट्रेलर से क्या होता है, व्यूअर जो समझता है कि अच्छा ऐसा मूवी आने वाला है। तो ऐसा ही उद्देशिका में भी एक रूप दिया गया है, जो संविधान के रूप मिलता है। संविधान हमारा कैसा है, अगर एक देखा जाए कि उद्देशिका पर को हम बता सकते हैं हमारे संविधान में कैसा क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियाँ किस में है, जनता में है, लोग में है। क्योंकि हम जब पहला वाक्य देखते हैं तो पहला वाक्य ही है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग किस में हैं, क्योंकि एक ये, और अंतिम वाक्य क्या लिखता है, अंतिम वाक्य लिखता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी कि जो भी कुछ करते हैं वो भारत के लोग ही करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, लिखते हैं उद्देशिका उद्देशिका के प्रथम वाक्य, प्रथम एवं अंतिम वाक्यांश से स्पष्ट है कि संविधान
के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियां का स्रोत किसमें है? हम भारत के लोग में, यानी कि भारत के लोग हैं। कुछ भी भारत जो है सो अपने कह सकते हैं कि अपने प्रतिनिधियों को भेज के अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार भारत के लोग संप्रभुता की स्थापना की गई है, यानी कि लोगों की इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग संविधान के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम भारत के लोग इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पीटी में ऐसा ही पूछ देगा कि सीरीज पहले क्या है, अंगीकृत है, अधिनियमित है या आत्मसमर्पित है। देखिए ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब हम तैयारी करते हैं और पीटी के एग्ज़ाम का जो है सो क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम पैटर्न बहुत अलग है, क्योंकि एक बार हमारे संविधान में दिया हुआ था नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ऐसे क्रम सजाने के लिए दे दिया गया था उद्देशिका में। तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 3 शब्द है, 3 शब्द को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अंगीकृत मतलब क्या होता है? अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। यानी कि हम जो भी लिखेंगे, जो भी करेंगे, जो भी कानून बनाएंगे, क्या करेंगे? स्वीकार करना। एक है अधिनियमित, अधिनियमित मतलब क्या होता है? इनैक्ट, कानून बनाना। और एक है आत्मसमर्पित। यानी कि गिव टू आवर सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं को सौंप देना। क्या? स्वयं यानी खुद को सौंप देना। यानी कि जो भी कुछ कर रहा है जनता जनते के लिए ही कर रहे हैं, याद रखिएगा, अपने आप के लिए।
तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा है इसी के आगे, उद्देशिका के तत्व में ही दूसरा है संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि। संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि। संविधान कब स्वीकार किया गया था उसके दिए जाने की तिथि। देखिए, हमारा संविधान जो है सो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। उस दिन संविधान तैयार था, स्वीकार कर लिया गया था बन के। लेकिन याद रखिएगा, संविधान लागू जो हुआ है वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनता है, ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो फिर लागू होने के लिए हम 2 महीना इंतज़ार क्यों किए? 2 महीना इंतज़ार हम क्यों किए? तो आप लोग कृपया ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम 2 महीना बाद ही लागू क्यों किए, क्योंकि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अच्छे से। तो चलिए देखिए, कुछ हैं कि हम लिख लेते हैं। उद्देशिका से स्पष्ट है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार्य किया गया, जबकि अनुच्छेद 394 के अनुसार भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक क्वेश्चन देखिए, जब हम उद्देशिका 1946 में लेके आए थे और हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो क्या 1947 के बाद संविधान लागू होता है 1950 में? तो क्या इस समय भारत की कोई कानून नहीं था? जी, भारत का कानून था। उस समय देश चल रहा था उद्देशिका से, प्रस्तावना से चल रहा था। इसी से हम अपने भारत को चलाते थे, तो ये याद रखिएगा। लेकिन जिस समय संविधान बना था उस समय कुछ आर्टिकल्स जो यानी अनुच्छेद भारत में लागू हो गया था स्वतः ही। स्वतः मतलब कैसे? अनुच्छेद 5 जिसमें नागरिकता दिया गया है, यह स्वतः ही लागू हो गया था। अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 तक जो है सो लागू हो गया था। फिर आपको अनुच्छेद 60 जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो भी लागू हो गया था। अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग है वो भी लागू हो गया था। अनुच्छेद 366 लागू हो गया था। अनुच्छेद 367 भी लागू हो गया था। अनुच्छेद 379 भी लागू हो गया था। ऐसे ही 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेद ये लागू हो गया था। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि हमारा संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? उसी दिन लागू क्यों नहीं किया गया? 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? एक चीज़ और कि हमारा संविधान जो है सो 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था।
यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहस से अच्छे से संविधान सभा बैठा के बहस, ऐसे संविधान नहीं बना, बहुत बहस हुआ है, लगभग 60 संविधानों को पढ़ा गया है लगभग। और सभी संविधान से अच्छाई लोग को लेते हुए हम अपने संविधान में अपने अनुसार, अपने देश के अनुसार, देश के हित के अनुसार लागू किए हैं उसमें। तो कहीं क्वेश्चन पूछा जाता संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में हम आते हैं। अभी भी तबीयत मेरा अच्छे से सही नहीं हुए हैं दोस्त, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है? संविधान या राज्य व्यवस्था का स्वरूप, कैसा स्वरूप होना चाहिए? तो देखिए हमारा स्वरूप कैसा, कितना प्यारा है, संप्रभुत, प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और क्या, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य। यह हमारा संविधान का स्वरूप है। इस स्वरूप में हम एक एक करके देखेंगे। पंथ निरपेक्ष पहले क्या, ये देखेंगे संप्रभुता क्या होता है, संप्रभु संपन्न क्या होता है, समाजवादी फिर देखेंगे, फिर पंथ निरपेक्ष देखेंगे, लोकतंत्रात्मक देखेंगे, गणराज्य को देखेंगे। ऐसे कर करके हम आगे हम बढ़ते जाएंगे। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है लोगों को अपने, लाइट कट गया, एक सेकंड दोस्तों। चलिए, संप्रभु का मतलब होता है लोगों को अपने से जुड़ के हर मामले में फैसला जो करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, संप्रभु है। चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट, प्रभुत्व संपन्न। देखिए इसका अर्थ होता है, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है एक देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसका मतलब होता है कि हम संप्रभु हैं, मतलब जब हम अपना देश के स्वयं सबसे ऊंचे फैसला हम खुद लेंगे। हमारे देश पे कोई दूसरा देश इस पे मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हम सभी से एकदम स्वतंत्र हैं, समझे ये। अब देखिए मतलब अब हम बताते हैं कि संप्रभुता कैसे कैसा होता है। एक राज्य होता है, यानी कि एक देश की स्थिति में होता है, तो हम कह सकते हैं राजनीतिक
शक्ति के प्रयोग के आधार पर राज्य व्यवस्था का स्वरूप 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार कैसा है? देखिए, पहला है औपनिवेशिक, यानी कि कॉलोनियल। इसका मतलब होता है कि सरकार को निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यह पूर्णतः गुलामी के जीवन जी रहे हैं। क्या? गुलामी के जीवन। जैसे कि भारत हमारा आज़ादी से पहले क्या था? गुलामी का जीवन ही जी रहे थे। तो वही हमारा स्वतंत्र भारत से पहले की भारत जो था, तो ये क्या हो सकता है? सरकार को निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यानी कि कह सकते हैं गुलामी की जिंदगी, गुलामी जैसा। गुलामी जैसा जीवन जनता का। जैसे 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत, ब्रिटिश भारत जो था, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत। दूसरा क्या होता है? अधिराज्य, डोमेनियन स्टेट। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें होता है निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अंतिम निर्णय नहीं ले सकता है। अंतिम निर्णय कौन लेगा? जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष लेगा, या ब्रिटिश के ताज लेगा, जो कि सबसे अलग है। जैसे कि क्या लिखेंगे इसमें? निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त, किंतु अंतिम निर्णय का स्वतंत्रता नहीं, प्राप्त नहीं, यानी कि अंतिम निर्णय नहीं ले सकता है। क्योंकि क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश ताज था। जैसे हम कह सकते हैं जैसे 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का भारत। 1950 तक का भारत, यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे तो उससे भी अंतिम निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं हुआ था। हमारे देश के राष्ट्रपति 1950 में 26 जनवरी में जब शपथ ग्रहण ले लिए, तब जाकर वो वहाँ से हम स्वतंत्रता हो गए पूर्ण तरीक़ा से। एक होता है जो कि अभी हम वही हैं। तीसरा है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन
इसका में होता है पूर्ण स्वतंत्रता होता है निर्णय लेने के लिए। इसमें क्या होगा, पूर्ण निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त, क्योंकि भारतीय गणराज्य गणराज्य होगा, अर्थात अब राष्ट्राध्यक्ष भारत का व्यक्ति होगा। जैसे कह सकते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 से 1950 के बाद का भारत, ये क्या है, संपन्न प्रभुत्व। तो आप लोग को अब समझ में आ रहे होंगे संपूर्ण प्रभुत्व क्या क्या है। देखिए नेक्स्ट है, एक चीज है यहाँ पे देख लीजिए, राजनीतिक शक्ति क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखे हैं राजनीतिक शक्ति, तो क्या क्या हो सकता है। तो इसमें कह सकते हैं नीति बनाना, नीतियां बनाना, निर्णय लेना और सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा। एक मिनट दोस्त रुक जाइएगा। चलिए अब क्या है, कुछ विवाद है। संप्रभुता संपन्न के कुछ विवाद। क्या क्या विवाद है, देखिए, राष्ट्रकुल की सदस्यता, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रभाव, और भी है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कहीं न कहीं पश्चिमी देशों के प्रेशर पे ही भारत जो है सो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे।
कहीं ना कहीं ये भी क्या है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये विवाद तो है, लेकिन देखिए संप्रभुता से सब कोई लेना देना नहीं है। आपकी ऊपर शक्ति दिया हुआ है, आप इसकी फैसला माने या ना माने। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये फैसला लेना ही पड़ेगा जो पश्चिमी देशों ने बोल दिया। तो आपके हिसाब से है, अपना आप ले सकते हैं चाहे नहीं ले सकते हैं। आप सदस्यता लेना है लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए। एक और है, इसको बोलते हैं केशवा नंद भारती मामले में। इसमें क्या है, तो इसमें है न्यायाधीश महादेव ने कहा था कि भारत गणराज्य संप्रभु देश है। यह अपना कोई भी आंतरिक एवं बाहरी मामले में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। तो विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बताए थे। फैसला क्या बता अपना वाक़ दिए थे। कुछ नोट है, नोट कर लीजिए, जो कि हम आपको बोल चुके हैं। किसी भी विदेशी को हम सदस्यता लेते हैं तो वो हम पे डिपेंड करता है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्यता ग्रहण करना और उसके विचारों को मानना संप्रभुता को क्षति नहीं पहुंचाती। क्षति नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इस संगठनों की सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर है। इच्छा पर निर्भर करती है। यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। यह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी वीडियो लेके आते हैं और कंटिन्यू लेके आएंगे। हाँ, बहुत जल्द हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेके आएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को बहुत शेयर और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि अगर हम सोशियोलॉजी का ऑप्शनल वीडियो लेके आएंगे तो कम से कम होना चाहिए व्यूअर अच्छे खासे। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हमसे हो पाएगा, नहीं तो इस तरह से व्यूअर आएंगे तो नहीं हो पाएगा, मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। आप लोग को इतने अच्छे नोट्स मिल जाते होंगे प्रॉपर। क्योंकि कहीं भी डाउट हो आपको तो आप मेरे ईमेल आईडी, टेलीग्राम ग्रुप आईडी इसमें दिया हुआ है। फिर आप क्या कहते हैं, मुझे ट्विटर पे, कहीं पे भी, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप हमसे बात करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सब कुछ दे रखे हैं इसी वीडियो में, इसी चैनल पे। कहीं हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे होंगे, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7987993350 79
87993350। इस व्हाट्सएप पे आप कोई भी डाउट भेज सकते हैं यूपीएससी के रिलेटेड, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बाकी अगर स्पीड में बैच चाहते हैं तो व्यूअर और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, बहुत फास्ट हम बैच निकालेंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि हर सप्ताह में 2 दिन सोशलॉजी को लेके आएँ और 4 दिन रहेगा जीएस के लिए, और लास्ट दिन इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस करवाएंगे पीटी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमसे कांटेक्ट करने के लिए ऊपर आप देख रहे होंगे, दे रखे होंगे, सब कुछ डिटेल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए कि मेरा नोटिफिकेशन आपको आए, तो आप मुझे जल्द से जल्द आपके पास वीडियो पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।